नाउ आवर नेक्स्ट ड्रग इज इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर, जिसके अंदर आते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन एंड हिपैरिन, फोंडापैरिनेक्स। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन में था अपने इनॉक्सापैरिन, डेल्टापैरिन, टेंजापैरिन। इसको लर्न करना हो तो ऐसे याद रखना। टीना रवीना जो है वो आइनॉक्स मॉल में गई। ठीक है, आइनॉक्स मॉल में गई तो इसमें याद रखना टीना से याद रखना टिंजापैरिन, रवीना से याद रखना रेविपैरिन एंड आइनॉक्स से याद रखना इनॉक्सापैरिन। तो ये तीन ड्रग्स जो हैं वो आप लर्न कर सकते हो। डेट इज लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, टीना रवीना एंड आइनॉक्स मॉल में गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द हिपैरिन। हिपैरिन के बारे में जो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर है उसमें बहुत सारे होते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन है, फोंडापैरिनेक्स, हिपैरिन। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो हिपैरिन होता है। ठीक है, हिपैरिन के ऊपर एक शॉर्ट नोट भी आता है, क्वेश्चन भी आता है। तो हिपैरिन जो है वो आप अच्छे से लर्न करिएगा। मोस्ट प्रोबेबली वॉर्फिन पे या तो क्वेश्चन आता है या फिर हिपैरिन पे क्वेश्चन आता है या फिर एक पूरा शॉर्ट नोट आ सकता है एंटीकोगुलेंट ड्रग्स पे। ठीक है, जिसमें आप क्लासिफिकेशन जरूर मेंशन करिएगा और एक एक दो दो ड्रग में सबका एग्जांपल दीजिएगा। नाउ हिपैरिन जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है। किसके अंदर होता है? अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, मेनली बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है? मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, अपनी बॉडी में। ठीक है, और ये मेनली कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये ऑक्स के लंग्स से या फिर पिग इंटेस्टाइन से अपन प्रोड्यूस करते हैं। अगर अपन इसको हिपैरिन को बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं? या तो ऑक्स जो होता है उसके लंग्स के थ्रू अपन निकाल के या फिर पिग इंटेस्टाइन के थ्रू, इससे अपन हिपैरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हिपैरिन? हिपैरिन जो होता है वो, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अपनी जो ब्लड होता है उसके अंदर एक एंटीथ्रोम्बिन थर्ड नाम का एक वो होता है मीडिएटर, ये होता है जो किस में प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड नाम जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। जो क्या करता है, जिसका नॉर्मली क्या काम होता है, जिसका नॉर्मली आप समझिए बच्चों क्या काम होता है, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं, मेनली सेकंड ए और 10th ए क्लॉटिंग फैक्टर जो है उनको क्या करता है? ये इनएक्टिवेट करता है या मान लो इनिबिट करता है ये। ठीक है, सेकेंड ए और 10th ए को इनएक्टिवेट करता है या इनिबिट करता है। कौन? एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। ठीक है, तो अपन का टारगेट भी यही है कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है उनको क्या करना है? अपन को इनिबिट करना है और इनएक्टिवेट करना है, तभी एंटीकोगुलेंट अपना वर्क करेगा, तभी ये ड्रग जो होगी वो एज ए एंटीकोगुलेंट वर्क करेगी। तो अपन क्या करेंगे? इसके एक्शन को और बढ़ा देंगे, इस एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे। अगर एंटीथ्रोम्बिन थर्ड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया तो इसके एक्टिवेट होने से क्या होगा? और ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे और ज़्यादा इनएक्टिवेट करेगा सर्वल क्लॉटिंग फैक्टर को, तो इसकी एक्टिविटी और बढ़ा देंगे अपन। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? दिस ग्रुप ऑफ ड्रग, मेनली कौन सी? हिपैरिन, ठीक है, डेल्टापैरिन, टिंजापैरिन, रेविपैरिन, जितनी भी है, फोंडापैरिनेक्स, जितनी भी इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स होते हैं उनका एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये सब ड्रग्स क्या करती हैं? एक्टिवेट कर देती है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को। ठीक है, किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। एंटीथ्रोम्बिन थर्ड के एक्टिवेट होने से क्या होगा? जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं, मेनली सेकंड ए और 10th ए जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप याद रखिएगा बच्चों कि जो अगर 10th ए है उस फैक्टर को इनिबिट करना है तो थोड़ा कन्फर्मेशनल चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10th ए। ठीक है, तो जब एंटीथ्रोम्बिन थर्ड जो है उसको ये नॉर्मली एक्टिवेट करेगा तो उससे क्या होगा? कन्फर्मेशनल चेंज, मतलब इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। किसके 10th ए को इनएक्टिवेशन करने के लिए। ठीक है, और एंड थ्रोम्बिन जो है उसको इनएक्टिवेशन करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ स्केप फोल्डिंग बाय द हिपैरिन। हिपैरिन जो है वो एक तरीके से स्केप फोल्डिंग बना लेता है, बस आपको ये वर्ड याद रखना है, स्केप फोल्डिंग। ठीक है, और इसके अंदर याद रखना है 10th ए में कन्फर्मेशन चेंज। तो ओवरऑल जो है वो हिपैरिन और ये डेल्टापैरिन, इनॉक्सापैरिन, इन सब का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? जो मेन मैकेनिज्म है आपको ये लर्न रखना है कि ये ग्रुप ऑफ ड्रग जो होती है वो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। और एंटीथ्रोम्बिन थर्ड आपको पता है नॉर्मली जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट करता है, तो इसकी एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और 10th ए को इनिबिट करने में कन्फर्मेशनल चेंज करता है और फाइनली और सेकंड ए को इनिबिट करने में स्केप फोल्डिंग बाय द हिपैरिन, स्केप फोल्डिंग करता है, एक तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजेस करता है।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अनफ्रैक्शनल हिपैरिन। अनफ्रैक्शनल हिपैरिन के अंदर भी स्केफोल्डिंग वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, इनहिबिट करेगा फैक्टर सेकंड ए को एंड 10th ए को, ठीक है। उसके बाद फॉन्डापैरेनिक्स इज ऑल्सो कन्फर्मेशन चेंज करेगा किसके अंदर, वही फैक्टर 10th ए के अंदर। तो ओवरऑल बच्चों अपना जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सबका एक ही है कि फैक्टर सेकंड ए और 10th ए को इनहिबिट करना, ठीक है, बाय एक्टिवेटिंग एंटी थ्रोम्बिन। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन जो है उसके केस में आप ये याद रखिएगा कि जैसे जो हिपैरिन था और जो अपने फॉन्डापैरेनिक्स और अनफ्रैक्शनल हिपैरिन था वो क्या करा था, फैक्टर 10th ए को भी इनहिबिट करा था और सेकंड ए को भी इनहिबिट करा था। लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 10th को ही इनहिबिट करता है, ठीक है, फैक्टर 10th क्लॉटिंग फैक्टर को ही इनहिबिट करता है, ठीक है। जो हिपैरिन होता है वो ओरली एब्जॉर्ब हम नहीं देते, वो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है अपनी बॉडी में, इसको हमेशा एससी या फिर आईवी रूट से ही देते हैं, ठीक है। आईएम रूट भी अपन अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, याद रखना। हिपैरिन को देने के लिए आईएम रूट को भी नहीं देते हैं क्योंकि ये हीमेटोमा कर देता है, ठीक है, हीमेटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या करेगा, हीमेटोमा कर देगा। हीमेटो का मतलब होता है कि ब्लड या ब्लीडिंग होने लग जाती है स्किन के अंदर, ठीक है, किसी ट्रॉमा की वजह से, ठीक है। तो स्किन जो होती है वो ब्लैक या ब्लू हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसकी वजह से अपन को अवॉइड करना चाहिए कौन सा, इंट्रामस्कुलर रूट को, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन फॉन्डापैरेनिक्स जो होता है वो मेनली कहाँ से, किडनी से एक्सक्रीट होता है, इसलिए रेनल फेलियर के अंदर अपन लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन और फॉन्डापैरेनिक्स नहीं देते, ठीक है। और हिपैरिन जो होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि हिपैरिन जो होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, इसकी वजह से इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। वॉरफ्रिन मैंने बताया था कि उसको नहीं दे सकते, वॉरफ्रिन जो है वो कॉन्ड्राडी सिंड्रोम करता है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, हिपैरिन। हिपैरिन अपन प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते हैं। हायर डोजेस के ऊपर हिपैरिन जो है वो एंटीप्लेटलेट एक्शन एक्सर्ट करता है। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट, इट कॉजेज द ब्लीडिंग, ठीक है, ये ब्लीडिंग करता है, जिसको ट्रीट करने के लिए वही फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। इसका स्पेसिफिक एंटीडोट जो होता है वो मेनली प्रोटामिन सल्फेट होता है, ठीक है। प्रोटामिन सल्फेट जो होता है वो अपन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर प्रोटामिन सल्फेट का इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा कम होता है, पार्शली न्यूट्रलाइज करता है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन को, लेकिन फॉन्डापैरेनिक्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मेनली हिपैरिन का एंटीडोट जो होता है वो क्या होता है, प्रोटामिन सल्फेट। अगर हिपैरिन जो है वो एक्सेस में बॉडी में बढ़ जाए तो अपन क्या करेंगे, उसको प्रोटामिन सल्फेट दे देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हिपैरिन, इसको याद करने का तरीका है हॉट, ए हॉट, HOT हॉट, ए से एलोपीसिया, ठीक है, एलोपीसिया वही बाल जो है वो थोड़े उड़ जाते हैं। हाइपर कैलीमिया, ठीक है, हाइपर कैलीमिया हैमरेज कर देता है, ठीक है, हेमरेज एंड इंक्रीज हिपैटिक ट्रांसएमिनेज एंजाइम्स को बढ़ा देता है ये, ठीक है, पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देता है, हेमरेज कर सकता है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। हिपैटिक ट्रांसएमिनेज एंजाइम किसमें, लीवर में प्रेजेंट होता है तो उसको बढ़ा देता है ये। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, रैशेज, फीवर, अर्टिकेरिया कर सकता है, ठीक है। तो H से याद रखिएगा, हॉट, H से हाइपर कैलीमिया, H से हेमरेज, H से हिपैटिक ट्रांसएमिनेज बढ़ेगा, H से हाइपर सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। O से याद रखिए ऑस्टोपोरोसिस, इसका मतलब ये कैल्शियम के लेवल को कम करता है, ऑस्टोपोरोसिस होने के चांसेस हैं इसमें, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, T से याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके साइड इफेक्ट में आपको बताया कि ये क्या करता है, ऑस्टोपोरोसिस करता है, कैल्शियम के लेवल को बॉडी से कम करता है। तो इसके केस में जो प्रेग्नेंट फीमेल को अगर अपन हिपैरिन देते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल को अपन हिपैरिन दे सकते हैं, उसके केस में याद रखिएगा उनको साथ में सप्लीमेंट जरूर दीजिएगा कैल्शियम का, जिससे अपन क्या करें, उनको ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट कर सके, बचा सके। नाउ हिपैरिन जो है वो कई बार क्या करता है, हिपैरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये एक सिंड्रोम है जो हिपैरिन कर देता है, दैट इज हिपैरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैंने पीछे बताया था कि जो हिपैरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है उसके अंदर अपन लेपिरुडीन देते हैं, ठीक है। तो हिपैरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो कैसे होता है, इसमें क्या होता है, जो हिपैरिन जो होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है अपनी बॉडी में, ठीक है, विद प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ मिलके,
ठीक है। तो उससे क्या होता है, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। ठीक है। इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए कैसे पता चलेगा कि किसी को बंदे को जो है हिपेरिन से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, कि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन सकती है, तो उसके अंदर एक सेरोटोनिन रिलीज ऐसे एक टेस्ट होता है, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो पेशेंट का पता लग जाता है कि भाई उसको अगर हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है तो अपन उसको हिपेरिन नहीं देंगे। ठीक है। अगर उसको हिपेरिन HIT सिंड्रोम हो रहा है तो अपन उसको हिपेरिन ना देके अगर आप उसकी जगह अपन उसको मेनली क्या देंगे, कोई और दूसरी एंटीकोगुलेंट ड्रग देंगे। ठीक है। तो हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है अगर सिंड्रोम है तो उसके अंदर अपन क्या देंगे, लेपिरुडिन देंगे या फिर बिवालिरुडिन देंगे। ठीक है। या फिर फोंडापेरिनिक्स भी दे सकते हैं, लेकिन मेनली जो ड्रग होती है वो अपन जो यूज करते हैं वो लेपिरुडिन देते हैं हिपेरिन इंड्यूस सिंड्रोम के अंदर, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर। ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हिपेरिन, इसको याद करिएगा आप टीचर के नाम से, TEACHER टीचर। टी से याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ई से याद रखिएगा एंडोकार्डाइटिस के अंदर अपन इसको नहीं देते, अल्कोहलिक पेशेंट को नहीं देते, सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर नहीं देते इसको, हाइपरटेंशन में, पेप्टिक अल्सर में, ई से ये याद रखिएगा, ई इधर है, पेप्टिक अल्सर में, रेनल फेलियर के अंदर इसको नहीं देते। ठीक है। तो दीज आर TEACHER टीचर, इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हिपेरिन। ठीक है। नाउ व्हाट आर द यूजेज ऑफ एंटीकोगुलेंट, ये मैंने ओवरऑल सारे यूजेस लिखे हैं, जो सारे एंटीकोगुलेंट चाहे वो इनॉक्सापेरिन हो, डेल्टापेरिन हो, वॉरफ्रिन हो, चाहे वो इनडायरेक्ट इनिबिटर हो, डायरेक्ट इनिबिटर हो, ओवरऑल ऑल द टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट जो है वो ओवरऑल कहाँ यूज होते हैं, हमेशा याद रखिएगा डीप वीन थ्रोम्बोसिस में यूज करते हैं अपन इसको, थ्रोम्बोसिस हो जाता है उसके केस में यूज करते हैं, लंग्स के अंदर कोई एम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अपन इसको यूज करेंगे, मायोकार्डल इन्फ्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं, अनस्टेबल एंजाइना में भी यूज कर सकते हैं, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में यूज कर सकते हैं, डेसिमिनेटेड इंट्रावेस्क्यूलर कोगुलेशन में यूज कर सकते हैं। हिपेरिन इज ऑल्सो यूज्ड इन हीमोडायलिसिस, जब अपन डायलिसिस करते हैं टू प्रिवेंट द थ्रोम्बोसिस इन द ब्लड सर्किट। ठीक है। जब अपन हीमोडायलिसिस करते हैं, जब डायलिसिस के केस में अपन जब ब्लड जो है वो डायलिसिस करते हैं तो उसके केस में भी अपन एज अ एंटीकोगुलेंट जो हिपेरिन है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। जिससे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है। ब्लड सर्किट के अंदर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में भी यूज कर सकते हैं। मेनली आप एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ये वर्ड याद रखिएगा, और कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी होती है तब भी एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं जो आप याद कर रखिएगा बच्चों। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एंटीकोगुलेंट ड्रग।